नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए पार्ट थर्ड कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो पाश्चात्य विचारक हैं उसमें कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष की बात कही है, वर्ग संघर्ष को किस तरह से वो निर्धारित करते हैं, इसे हम अंग्रेजी में क्लास स्ट्रगल के नाम से जानते हैं। देखिए, वर्ग का यहाँ तात्पर्य दो ऐसी स्थितियों से, परिस्थितियों से है कि जिनमें एक तरफ तो पूंजीपतियों का दलबल है, दूसरी तरफ श्रमिक वर्ग या जो मजदूर वर्ग है उसके दलबल को या उसकी संगठित स्थिति को हम देखते हैं। हालांकि वह संगठित स्थिति बाद की है, उससे पहले उनको संगठित करने के लिए जो कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण विश्व स्तर पर जो विचार है, छोटा सा, जिसको हम कहेंगे कि विश्व के मजदूरों या दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम पर पाने के लिए सारा संसार है और खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अर्थात वर्ग संघर्ष की जो मार्मिक स्थिति है वो यहीं से पैदा होती है और कार्ल मार्क्स ने मूल रूप से पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच जो खाई है उसको पाटने के लिए या पूंजीपतियों से संघर्ष करने की जो मजबूती प्रदान करने वाली श्रमिक वर्ग को एक दी गई ऐसी शक्ति कि जिसके माध्यम से, जिनके श्रम से, जिनके परिश्रम से, जिनके पसीने के द्वारा वो पूंजीपतियों का बिजनेस या व्यापार या उनका जो प्रतिष्ठान है, उनके कारखाने हैं, उनके जो उद्योग धंधे हैं वो चलाए जा रहे हैं, वो बेसिकली श्रमिक वर्ग के ही श्रम पर निर्धारित हैं। अगर श्रमिक वर्ग इस बात को एकत्रित होकर के निश्चित कर ले कि हमें श्रम के लिए इनके उद्योगों में नहीं जाना है, तो पूंजीपति पूरी तरह से विफल माना जाएगा और उसके पास किसी भी प्रकार का कोई संसाधन, ऐसा मैनुअल नहीं रहेगा कि जिससे वह उस उत्पादन को या उस कारखाने को आगे बढ़ाए और अपनी संपत्ति को और अधिक बड़ा रूप प्रदान करे। यहाँ वर्ग संघर्ष के जब मामले में हम देखते हैं तो कार्ल मार्क्स के द्वारा प्राचीन काल से ही उन्होंने बताया है कि ये संसार में वर्ग का संघर्ष बहुत लंबे अरसे से चला रहा है और उसको मिटाने के लिए हमें मजदूर वर्ग है उसको एक करना होगा और एक होकर के वह पूंजीपतियों को खाल फेंकने की एक शक्ति, जिसके माध्यम से वह अपना भविष्य में उस साम्राज्य पर जो पूंजीपति का है उस पर सर्वहारा वर्ग का साम्राज्य स्थापित करने का मूल उद्देश्य वर्ग संघर्ष का एक प्रमुख तात्विक या मार्मिक विचार रहा है। इसमें हम देखते हैं कि वास्तव में जो सामाजिक जीवन का मूल तत्व है वो सहयोग के रूप में या संघर्ष के रूप में रहा है या नहीं है, ये सारी बातें देखने की हैं। हम देखते हैं क्लास स्ट्रगल, उन्होंने साम्यवादी घोषणा पत्र में, जिसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बोलते हैं, कहा है कि अब तक के समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। यह मार्क्स ने धारणा ऑगस्टिन थोर से ली थी, किंतु इसकी पूर्ण विवेचना कार्ल मार्क्स के द्वारा ही की गई। वर्ग का यहाँ तात्पर्य व्यक्तियों के उस समूह से है जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंध रखते हों और जिनके साधारण हित एक हों। मार्क्स मानते हैं कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत समाज में उत्पादन तथा वितरण पर आधारित दो वर्गों को मानकर चलता है जो अपने विरोधी हितों के कारण संघर्ष करते रहते हैं। वर्गों के स्वरूप में भले ही अंतर आता रहे, किंतु समाज में एक वर्ग उत्पादन के साधनों, भूमि और पूंजी पर अधिकार रखता है, जिसे जमींदार या पूंजीपति के नाम से जाना जाता है, और यह पूंजीपति वर्ग का कार्य करता है। दूसरी ओर इन पर आश्रित रहने वाला जो वर्ग है, जो घोर परिश्रम करता है, अपने पसीने से मेहनत करके
और अपना जीवन यापन करता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि यह अपने पसीने को वहाँ समर्पित करके शोषण का भागी बनता है और अपने आप को शोषित कराता है, क्योंकि ये जो मेहनत करता है, इसका जो परिश्रम है, उसकी एवज में जो पूंजीपतियों से पैसा मिलना चाहिए, उसका मूल्य मिलना चाहिए, वो पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। तो उस स्थिति में शोषण का भाव पैदा होता है। तो एक तरफ पूंजीपति शोषक वर्ग है और दूसरी तरफ जो श्रमिक वर्ग है वो शोषित वर्ग की श्रेणी में आता है। तो इस तरह से दो वर्गों का यह निर्धारण कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया है। पर्याप्त परिश्रम करने पर भी अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी नहीं जुटा पाना, शोषण की ओर बढ़ता रहना, शोषित होता रहना। पूंजीपति और श्रमिक दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है, इनमें परस्पर विरोध भी रहता है। पूंजीपति कम से कम मजदूरी देना चाहता है और अधिक से अधिक लाभ प्राप्ति करना चाहता है। दोनों में फिर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। यही वर्ग संघर्ष की बुनियाद है। इसी कारण वर्ग संघर्ष हमेशा से चला आ रहा है। मार्क्स और एंजेल्स साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखते हैं, स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, अमीर तथा सामान्य जन, स्वामी, भूस्वामी, भूदास, श्रेणीपति तथा दस्तकार, संक्षेप में उत्पीड़क और उत्पीड़ित। उत्पीड़क यहाँ पूंजीपति हो गया, उत्पीड़ित यहाँ श्रमिक वर्ग हो गया। निरंतर एक दूसरे का विरोध करते और अनवरत रहते हैं। कभी लुक छिपकर तथा कभी खुलकर संघर्ष चलाते रहते हैं। इस संघर्ष की परिणति हर बार या तो समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में हुई है या संघर्ष करने वाले वर्गों के सर्वनाश में। यानी इसमें एक पक्ष का संघर्ष में सर्वनाश होना निश्चित होता है, क्योंकि उत्पीड़क अपनी कैपिटल को बढ़ाने की निरंतर कोशिश में रहता है, सुख सुविधाओं का उपभोग करता है। उत्पीड़ित वर्ग निरंतर गरीबी की ओर बढ़ता जाता है और उसकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने में अक्षम होके और वह पूरी तरह से अपने आप को एक अपने क्षय की श्रेणी में या जिसको अपने समूल नष्ट होने की स्थिति में ले जाता है। गरीबी, जो कि ये कहना भी सही है कि गरीबी जीवन को एक तरह से समूल नष्ट करने की ओर ले जाती है। इसमें हम देखते हैं कि ये संघर्ष जब चलता रहता है, आर्थिक लाभों के कारण निरंतर ये संघर्ष, जैसे जैसे उद्योगों की स्थापना होती जाती है, श्रमिक वर्ग की उतनी आवश्यकता पड़ती रहती है और श्रमिकों में उस वर्ग के प्रति जो चेतना जागृत होती है वो आगे चल करके उद्योगों में उत्पादन की मात्रा अधिक न बढ़ पाए, इसके लिए वे उस पूंजीपति वर्ग को किसी न किसी स्थिति में परेशान करने की स्थिति पैदा करते हैं और बार बार जो आर्थिक संकट की स्थिति होती है उससे पूंजीपति और श्रमिक वर्ग दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा होना स्वाभाविक है। पूंजीपतियों की स्थिति इस भाव में देखते हैं तो असुरक्षा की ओर जाती है और एक उद्योग को नष्ट होने की स्थिति में ले जाने वाली होती है। श्रमिक पूंजीपतियों से पूंजी और उसके सहायक वर्ग से सत्ता छीन लेने के लिए काफ़ी प्रयास करते हैं, एक होकर के, जिसको मजदूर एक होने वाली बात कही थी। उसके उपरांत जब सत्ता का हस्तांतरण होने वाली बात आती है कि श्रमिक वर्ग का जो संघर्ष है वह व्यापक पैमाने पर बहुत बड़े उद्घोष के साथ किया जाता है और उसमें पूंजीपतियों की संख्या है वो नाममात्र रह जाती है। तो ऐसे करके एक तख्तापलट टाइप का सा होता है और जिसमें सर्वहारा वर्ग या श्रमिक वर्ग जो है, जैसे सब कुछ खो दिया है, उस पर पाने के लिए वो पूरा साम्राज्य पूरी तरह से तैयार रहता है, जो कि पूंजीपतियों पर आधिपत्य जमाने वाला यानी सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व जिसको हम बोलते हैं। अब हम देखते हैं इसमें इसकी आलोचना की दृष्टि से हम देखते हैं कि किस तरह से इसमें आलोचना कर सकते हैं। सामाजिक जीवन का बताते हैं कि मूल तत्व है वो सहयोग है, संघर्ष नहीं। तो कार्ल मार्क्स ने जो संघर्ष की बात कही है, इसमें आलोचना की दृष्टि से हम देखते हैं तो संघर्ष की अपेक्षा सहयोग, प्रेम, सहमति की भावनाएं अधिक प्रबल और समाज में जो व्यवस्था बनी हुई होती है वो उसी पर आधारित रहती है
वस्तुओं का उत्पादन भी संभव होता है और उसका उपभोग भी समाज द्वारा किया जाता है। दूसरा हम देखते हैं समाज में केवल दो ही वर्ग नहीं होते, इसके अलावा देखते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग है या मध्यम वर्ग भी इसमें होता है। दो ही वर्ग मात्र मानना एक व्यवस्था में कुछ विभेदकारी स्थिति भी मानी जा सकती है। तीसरा है सामाजिक और आर्थिक वर्ग एक ही नहीं। मार्क्स की एक मूल जो गलती है, त्रुटि है, उसको यह मान सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक वर्गों को एक मान लिया है। समाज शास्त्रियों का कहना है कि वर्गों को केवल आर्थिक आधार पर बांटना गलत है। समाज को ठीक और पूर्ण रूप से समझने के लिए उसे जाति, धर्म और शिक्षा, व्यवसाय, वर्ग, योग्यता, सामाजिक स्तर और जनता के आधार पर बांटा जाना चाहिए। फिर है क्रांति श्रमिक वर्ग के स्थान पर बुद्धिजीवी वर्ग से ही संभव है। कार्ल मार्क्स सर्वहारा की क्रांति कहते हैं, लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि बुद्धिजीवी वर्ग का कहीं न कहीं इसमें मूल या अहम योगदान रहता है। चाहे वह पर्दे के पीछे से रह करके उन गरीबी जीवन यापन करने वाले मजदूर वर्ग में भी कहीं न कहीं इसका सूत्रपात करने का जब गहराई से हम देखते हैं तो बुद्धिजीवी वर्ग का ही इसमें अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग मिलता है। फिर बताते हैं आलोचना की दृष्टि से कि वर्गीय स्थिति राष्ट्रीयता को नुकसान पहुंचाती है। समस्त जो इतिहास है वो इन्होंने वर्गसंघर्ष का माना है, जबकि ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि राधाकृष्णन वर्गसंघर्ष की धारणा की समीक्षा करते हुए लिखते हैं, इतिहास केवल वर्गसंघर्ष का ही लेखा मात्र नहीं है। राष्ट्रों के युद्ध वर्गों के युद्ध की अपेक्षा अधिक हिंसक और अधिक आम रहे हैं। गत महायुद्ध में राष्ट्रीयता की भावना वर्गीयता की भावना की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली थी। इतिहास में शासक और शासित, अमीर और गरीब सदैव ही अपने देश के शत्रुओं से एक मन होकर लड़े हैं। हम अपने देश की पूंजीवादी मालिकों की अपेक्षा विदेश के श्रमिकों से अधिक घृणा करते हैं। इतिहास में धर्म के नाम पर लड़ाई हुई। पिछले युद्ध में मार्क्सवादी दो चार अपवादों को छोड़कर अपने पूंजीवादी राज्यों की ओर से लड़े थे। भारत में हिंदू मुसलमानों की समस्या अथवा आयरलैंड में कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों की समस्या वर्ग संघर्ष की समस्या नहीं है। ये डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने शब्दों में बताया है। इसमें अंतिम स्थिति में हम देखते हैं मूल्यांकन की दृष्टि से प्रोफेसर कैरी हंट ने लिखा है, मार्क्स का यह विचार है कि मनुष्यों के समस्त झगड़े वर्ग संघर्ष से उत्पन्न होते हैं। यद्यपि आम लोगों को यह विश्वास दिलाने में कि उनका दुर्भाग्य पूंजीवादी व्यवस्था के कारण है, जो सर्वहारा वर्ग की विजय के साथ ही समाप्त हो जाएगा, युक्ति महत्व रखता है, किंतु एक वैज्ञानिक धारणा के रूप में यह मिथ्या है। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखें तो ये सारी चीज़ें काल्पनिक दृष्टि पर आधारित हैं, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करती हैं और एक काल्पनिक मात्र रह जाती हैं। धन्यवाद।